नमस्कार सभी को और मेरा नाम है नवीन कुमार और आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक एग्रीकल्चर सेक्टर की एक ऐसी कंपनी जिसका भी रिसेंटली आईपीओ खुलने वाला है उसकी बात चर्चा करेंगे। अब एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत बड़ा अनटैप्ड मार्केट है उस सेक्टर के अंदर में ये कंपनी किस तरीके से काम कर रही है और क्या इसका फ्यूचर पोटेंशियल हो सकता है उसके बारे में हम जानने की इस वीडियो के थ्रू कोशिश करेंगे और आईपीओ के अंदर में लिस्टिंग गेंस कितना मिलने की उम्मीदें हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो जो कंपनी का नाम है उसका नाम है नोवा एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी। अब इसका जो आईपीओ है ये खुलने वाला है 22 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में। कंपनी ने जो अपना प्राइस रखा है वो 41 रुपीज़ के आसपास में रखा है। अब यहाँ पे इस ये कंपनी के पास में जो शेयर्स हो जाने वाले हैं वो 9 करोड़ 25 लाख शेयर्स हो जाने वाले हैं। सो कंपनी अपनी जो टोटल ओवरऑल वैल्यू लगा रही है इस आईपीओ के थ्रू वो लगा रही है 380 करोड़ के आसपास में। सो काफ़ी छोटा आईपीओ है ये, बट एसएमई आईपीओ नहीं है, फुल फ्लेज आईपीओ है। बट अभी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है बाकी कंपनी के मुकाबले जो इस सेक्टर के अंदर में है। मैक्सिमम जो कंपनियाँ इस सेक्टर के अंदर में है। अब यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स जो कि मेन प्रमोटर लोग हैं वो यहाँ पे शेयर्स अपने नहीं बेच रहे हैं। जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर एक बड़ा शेयर होल्डर वो यहाँ पर अपने मैक्सिमम शेयर्स यहाँ पर बेच रहा है। सो यहाँ पर अगर आईपीओ के अंदर में पैसा अगर उठा रही है, कितना उठा रही है कंपनी, तो यहाँ पर लगभग कंपनी 143 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रही है, जिसके अंदर में से कंपनी के पास 112 करोड़ रुपीज़ आ रहे हैं और 31 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स जो है एक शेयर होल्डर बेच रहा है, जिसने एवरेज प्राइस 2 रुपए, ₹2.5 के आसपास में इस कंपनी के शेयर खरीदे थे और वो 41 रुपीज़ में यहाँ पे बेच रहे हैं, तो अच्छा खासा मुनाफा कमा के निकल रहा है। ये ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि जैसे एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, वो जब छोटी कंपनी होती है, जो शुरुआती दौर के अंदर में कंपनी होती है, उसमें उसी वक़्त पैसे लगा के शेयर्स एक्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा रिस्क वो शेयर होल्डर्स, एंजल इन्वेस्टर्स लेते हैं वहाँ पर कि वो कंपनी फेल भी हो सकती है, तो उनका पैसा डूब भी जाता है। काफ़ी सारी कंपनियों में और काफ़ी सारी कंपनी में उनका डबल 10 टाइम्स, 100 टाइम्स भी पैसा हो जाता है, बहुत ही कम टाइम ऑफ स्पेन के अंदर में। तो यहाँ पे उसी टाइप का एक इन्वेस्टर है, उसने यहाँ पे अच्छा खासा पैसा 2 ढाई रुपए के आसपास में एवरेज प्राइस के ऊपर पैसा लगाया और ₹41 में निकल रहा है। उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इन्वेस्ट जो कि कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं वो यहाँ पर अपने शेयर्स नहीं बेच रहे हैं। सो 60% 61% के 60% के आसपास में शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। अब ये कंपनी करती क्या है एक्चुअली? सो कंपनी जो फार्मर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में, उनको ज़मीन, सोइल, पौधे, जो फसल होती है उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स को लेके कि सोइल के अंदर की न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उसके लिए दवाइयाँ, उसके लिए बायो फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो पूरा इन हाउस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर ये एक डिवाइस भी देती है फार्मर्स को, डिवाइस को सोइल में लगा देती है, पेड़ पौधों के आसपास में लगा देती है, तो वो डिवाइस के थ्रू जो भी रिकमेंडेशंस आती हैं, तो जो भी फर्टिलाइजर चाहिए होता है वो कंपनी प्रोवाइड करती है फार्मर को और फार्मर के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है कंपनी। सो कंपनी डिवाइसेस भी देती है अलग अलग टाइप के, जैसे स्प्रे मशीन्स हो गई और भी बहुत सारे डिवाइसेस खेतों में चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे प्रोवाइड करती है। सो मशीनरी प्रोवाइड करती है, साथ में ही कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है कि क्या ज़रूरत है फसल को, आज के दिन सोइल को क्या ज़रूरत है, किस टाइप की फसल को। सो कस्टमाइज सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। साथ में जो फॉर्मुलेशंस होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, अलग अलग टाइप की दवाइयाँ होती हैं, कीटनाशक होते हैं, वो दवाइयाँ भी प्रोवाइड करती है और बायो फर्टिलाइजर्स भी प्रोवाइड करती है। सो पूरा का पूरा जो फार्मर को सॉल्यूशन चाहिए होता है फसल के अंदर में, पूरा का पूरा सॉल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। और कंपनी के आज के दिन बहुत अच्छे खासे यहाँ पर लगभग कितने 32 एनकेएसएस कोऑर्डिनेटर्स हैं, मतलब इतने इनके पास में जो शॉप्स होती है ना काइंड ऑफ, जहाँ पे फार्मर आके कांटेक्ट कर सकता है कंपनी के ऑफिशियल्स के साथ में, वो इनके 32 के आसपास में है आज के दिन, केंद्र्स हैं इनके, सेवक केंद्र्स। सो और 215 सेल्स पर्सन हैं, सो की टीम भी काफ़ी अच्छी खासी है और इन्होंने केंद्र्स भी खोल रखे हैं डायरेक्ट ग्रास रूट पे फार्मर्स के साथ में काम कर सकें। सो ये काफ़ी पॉजिटिव है, इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव वाइब आ रही है कंपनी की, जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे उस वक्त से ही। सो आपके साथ में भी शेयर कर रहे हैं, सो आपको भी अगर आ रही है तो आप इस कंपनी के अंदर में आगे और अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रक्चर को देखते हैं, किस तरीके से कंपनी कमाई कर रही है, कितना नेट प्रॉफिट्स कमा रही है। सो अगर 2021 की बात करते हैं तो 160 करोड़ की सेल के ऊपर में 6 करोड़ रुपीज़ कमा रही थी। सो कि लगभग कितना मान के चलोगे आप, 4% के आसपास में कमा रही थी। उसी के बाद में इनकी जो सेल हुई वो बढ़ी और अच्छा खासा यहाँ पे मार्जिन से कंपनी को देखने को मिला 13 करोड़ का। सो 185 करोड़ की सेल के ऊपर 13 करोड़ यहाँ पे कंपनी ने कमाए, तो लगभग 6-7% के आसपास नेट प्रॉफिट्स आ गए कंपनी के। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट लास्ट ईयर देखा जाए 2023 का, तो यहाँ पे कंपनी ने 10% का नेट प्रॉफिट निकाला और इस जो हाफ ईयरली जो अभी तक का हुआ है उसके अंदर में कंपनी अगेन 10% के ऊपर में स्टेबल रह रही है। सो जितना रेवेन्यू निकाल रही है उसका रेवेन्यू का 10% नेट प्रॉफिट्स निकाल पा रही है। बट यहाँ पे कुछ नेगेटिव भी है इस जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके बारे में, उसकी भी चर्चा करते हैं। इसी के साथ में कंपनी की जो नेटवर्थ है कमाई कर रही है उसके साथ में बढ़ रही है, जो कि 74 के आसपास में नेटवर्थ बनी रही है, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है। जो इसी के साथ में लोन भी बढ़ रहा है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। लोन बढ़ रहा है बट लोन के साथ में कंपनी प्रॉफिट्स भी बढ़ा रही है, नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये लोन क्या है, अच्छा है। जब कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी लोन बढ़ा रही है तो उसके नेट प्रॉफिट्स नीचे आते चले जाते हैं, तो वो एक नेगेटिव लोन माना जाता है। बट यहाँ पे लोन के बढ़ते-बढ़ते नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वो एक अच्छा लोन माना जाता है। कंपनी अच्छे से लोन के पैसे को मैनेज कर रही है खुद के फ़ायदे के लिए। दैट्स गुड। अब यहाँ पे इसी के साथ में जो नेगेटिव चीज़ें जो हमें लगी यहाँ पर पर्सनली फ़ील हुई, अगर उसको हम आरएचपी के अंदर में देखते हैं तो एक ट्रेड रिसीवेबल नाम से एक पोर्शन होता है। वो ट्रेड रिसीवेबल्स वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा है, जो अगर आज के दिन अगर कंपनी का एसेट एंड लायबिलिटी सेक्शन को देखते हैं तो इनकी पूरी जो
ये जो बैलेंस शीट है वो 196 करोड़ रुपीस की ही है, सिर्फ 196 करोड़ रुपीस की ही है, जिसके अंदर में भी एक बड़ा पोर्शन जो कि 116 करोड़, जो कि अगेन 55% ऑफ द बैलेंस शीट ट्रेड रिसीवेबल्स में, मतलब पैसे, सर्विस और प्रोडक्ट दिए जा चुके हैं, पैसे नहीं आए हैं। सो इसका एक हमने इसके आरएसपी में सर्च करने का कोशिश किया, तो एक कंपनी बोल रही है कि कुछ फार्मर्स के साथ में, एक बड़े जो फार्मर्स होते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम चलता है, तो वहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है या फिर कंप्लीट हो जाता है, जैसे ईयरली बेसिस पे 6 मंथ्स बेसिस के ऊपर में, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है उसके बाद में पैसे लेती है कंपनी। सो अगर उस हिसाब से चल रहा है काम तो फिर ये कोई दिक्कत वाली दिक्कत है नहीं, क्योंकि अभी 6 मंथ्स का स्टार्ट हुआ है, अभी नेक्स्ट 6 मंथ जैसे खत्म होंगे, फसल कटेगी, उसके बाद में फार्मर सेल करेगा और पैसे देगा और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। सो उस बेसिस के ऊपर अगर काम चलता है तो अच्छी बात है। अगर ये इस टाइप से अगर बैलेंस शीट में अगर इतना बड़ा 55% ट्रेड रिसीवेबल्स के पोर्शन में पड़ा रहेगा तो एक नेगेटिव एक वाइब देता है बैलेंस शीट की तरफ से। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 मंथ्स के अंदर में कंपनी, सॉरी 6 मंथ्स का ना देखेगा, हम लोग एक साल का ही देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 92 करोड़ रुपीज़ थे 22 में, और 23 के अंदर में 105 करोड़ रुपीज़ हो गए। सो 13 करोड़ के आसपास में ये जो पैसा है, ये नेट प्रॉफिट्स कितना कमा पा रही है कंपनी, उसके हिसाब से थोड़ा कंपेयर करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग 2023 का यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स देख लेते हैं, 20 करोड़ के आसपास में कमा पा रही है। सो कंपनी जितना कमा रही है उसके मुकाबले अगर नेट रिसीवेबल्स जो हैं वो कम है, तो यहाँ पर कंपनी को और सेल करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा कहीं से जुगाड़ना नहीं पड़ रहा है। सो ये देन अगेन मैनेजेबल है अभी तक सिचुएशन कंपनी के अंदर में। सो ये भी एक बड़ा इशू नहीं है, बट इशू है अगेन। नेक्स्ट अगर हम लोग कंपनी के अब क्या कर सकते हैं, इसी के साथ में कंपनी का जीएमपी प्राइस भी चेक कर लेते हैं कि जीएमपी किस साइड में चल रहा है। बट ध्यान रखिए, जीएमपी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिन पे जीएमपी को मैनिपुलेट किया गया है, किया जा रहा है। सो इसके ऊपर पूरा का पूरा रिलाई ना करें, बट स्टिल 50% के आसपास में पॉजिटिव में जीएमपी चल रहा है। दैट्स अगेन ए वेरी गुड थिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत एक अंदाजा में मिल जा रहा है यहाँ पर, बट कंपनी अच्छी लग रही है मुझे, पूरा पॉजिटिव वाइब्स कंपनी की साइड से आ रहा है। इसी के साथ में हम लोग इसका एक बार कंपेरिजन कर लेते हैं पी और पीबी रेशियो के हिसाब से। सो कंपनी का जो पीबी रेशियो है हम अपने हिसाब से चेक करें, कई बार ये चित्तौड़गढ़ वाली वेबसाइट के ऊपर गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो 75 का है, ये एक 380 करोड़ का है। 380 करोड़ डिवाइड बाय कितना कंपनी पैसा उठा रही है, 75 तो ऑलरेडी कंपनी की नेटवर्थ है, नेटवर्थ के साथ में ये एडिशन हो जाएगा 143 करोड़। सो ये लगभग हो जाएगा कितना, 213 करोड़ समथिंग, 210 करोड़ के ले लेते हैं, 210 करोड़। ये आ जाएगा पीबी रेशियो 1.8 का। सो 1.8 का अगर कंपेयर करके देखते हैं तो एरीज एग्रो 1.13, सो इससे महंगा है। एक है ये एमको, इससे सस्ता है, बट ये तो ऑलरेडी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है कंपनी। तो बसंत एग्रोटेक, ये इससे सिमिलर कंपनी है, सो इसके भी मतलब सस्ता महंगा मतलब वहीं पर है। अगर बेस्ट एग्रो लाइफ से देखा जाए तो इसके मुकाबले सस्ता है। एंड अगेन लास्ट में धर्मराज कॉर्प के साथ में देखा जाए तो इससे भी सस्ता है। सो पीबी रेशियो में नॉर्मल वहीं पर है, बेसिकली जो कंपनियां आज के दिन बाइंग सिचुएशन में खड़ी हुई हैं उनके आसपास में ही है। जैसे कि एरीज एग्रो का हमने 2-4 दिन पहले वीडियो बनाया था कि ये एक बाइंग सिचुएशन में, हमने एनालिसिस किया था इसका। अगर आप चाहें तो वीडियो चेक कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, रिसेंटली बनाया था। इसी के साथ में पी रेशियो को भी अगर हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं कि प्रॉफिट जिस हिसाब से कमा रही है उसके हिसाब से क्या रेशियो निकल के आ रहा है। सो 20 रुपीज़ यहाँ पे, 20 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे कंपनी ने कमाए हैं, और इसी को हम लोग 19 का पी रेशियो यहाँ पे निकल के आ रहा है, जिसको हम अगर कंपेयर करके देख सकते हैं एरीज एग्रो, तो अगेन इससे अच्छा कमा रही है, ये तो कमा ही नहीं रही है। इससे भी अच्छा कमा रही है, इसके मुकाबले थोड़ा महंगा है, मतलब ये ज़्यादा अच्छे बेटर कमा रही है बेस्ट एग्रो लाइफ। इसके चार्ट भी देखते हैं क्योंकि ये काफ़ी डाउनफॉल में गया हुआ है, जिस वजह से ये चल रहा है। धर्मराज कॉर्प का अगर देखते हैं तो इसके मुकाबले भी ठीक ठाक हमारी इसके आसपास कमा रही है। सो बेसिकली देखा जाए तो आईपीओ वहीं पर आया है, प्राइस वहीं पर रखा गया है, जस्ट क्योंकि सेक्टर में जो दूसरी कंपनी है जिनका प्राइस है। सो यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज कंपटीशन के मुकाबले नहीं मिल रहा है, बट कंपनी का पूरा इन हाउस काम चल रहा है। और कंपनी ये पैसे किस लिए जुटा रही है, वो कंपनी जुटा रही है कि कंपनी को और फॉर्मुलेशन प्लांट्स मतलब खड़े करने हैं, बनाने हैं, जहाँ पे कंपनी दवाइयाँ और ज़्यादा बना सके, फॉर्मुलेशंस मतलब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो बना सके। उसके लिए एक नया सेटिंग मतलब एक नया फैक्ट्री खोलना है। साथ में ये जो नया फैक्ट्री खोलना है उसके वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा चाहिए। उसके हम सिर्फ अपनी तरफ से बता सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब हम क्या करने वाले हैं इस आईपीओ के अंदर में। सो हम डेफिनेटली इस आईपीओ के अंदर में अप्लाई करने वाले हैं, जिस हिसाब से कंपनी की पूरी एक पॉजिटिव वाइब जिस तरीके से मिल रही है कि कंपनी जो पैसा उठा रही है वो नई फैक्ट्री सेटअप के लिए उठा रही है। सो फ्यूचर में एक्सपेंड करने का सोच रही है। सो फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट्स कंपनी की तरफ से मिल सकते हैं। जिस तरीके से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं सेल के साथ में, तो वो और भी बढ़ सकते हैं। दैट्स अगेन ए वेरी गुड थिंग अबाउट द कंपनी, और ये हमें फ्यूचर के अंदर में अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है इस पॉजिटिव वाइब के थ्रू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड सी यू टुमारो विद न्यू अपॉर्चुनिटीज। सी यू।